विभाग द्वारा बारंबार अपील किए जाने से बचने के लिए मुकदमा प्रबंधन। यह पाया गया है कि ऐसी अपीलें दायर करने में बहुत अधिक समय और संसाधन लगता है, जिनमें एक जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। चुस्त दुरुस्त मुकदमा प्रबंधन की हमारी नीति को आगे बढ़ाते हुए मैं इस बात का उपबंध करने के लिए प्रस्ताव करती हूं कि यदि किसी निर्धारित के मामले में कानून का एक प्रश्न किसी भी मामले में अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित कानून के प्रश्न के सदृश है, तो विभाग द्वारा इस निर्धारित के मामले में आगे अपील दायर करना तब तक के लिए अस्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि वैसे कानून के प्रश्न पर अधिकारिता प्राप्त उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय न ले लिया जाए। इससे करदाताओं और विभाग के बीच बारंबार होने वाली मुकदमेबाजी को कम करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। IFSC को आगे और बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मैं एतद द्वारा इस बात का उपबंध करने का प्रस्ताव करती हूं कि अपतटीय व्युत्पन्नों, लिखतों या किसी अपतटीय बैंकिंग यूनिट द्वारा काउंटर पर निर्गत व्युत्पन्नों से अनिवासी को हुई आमदनी, रॉयल्टी से हुई आमदनी और जहाज को पट्टे पर देने के ब्याज और IFSC में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाओं से प्राप्त आमदनी विशिष्ट शर्तों के अधीन कर से मुक्त होगी। अधिभार का यौक्तिकरण। वैश्वीकृत कारोबारी दुनिया में ऐसी अनेक कार्य समुदाएं होती है जिनके निबंधन एवं शर्तों में एक सहायता संघ कंसोर्शियम का गठन किया जाना अनिवार्य रूप से अपेक्षित होता है। कंसोर्शियम के सदस्य सामान्यतः कंपनियां होती हैं। ऐसे मामलों में इन AOP की आमदनी पर 37% तक का श्रेणीबद्ध अधिभार लगता है, जो अलग अलग कंपनियों पर लगाए जाने वाले अधिभार की तुलना से काफी अधिक है। तदनुसार मैं इन AOP के अधिभार की उच्चतम सीमा 15% निर्धारित करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके अतिरिक्त सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, यूनिट्स आदि पर दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों पर 15% का अधिकतम अधिभार देय होता है, जबकि अन्य दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभों पर श्रेणीबद्ध अधिभार लगता है, जो 37% तक हो सकता है। मैं किसी प्रकार की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घ आवधिक पूंजी अभिलाभों पर अधिभार को 15% की उच्चतम सीमा तक निर्धारित करने का प्रस्ताव करती हूं। इस कदम से स्टार्टअप समुदाय को प्रोत्साहन मिलेगा और विनिर्माण कंपनियों और स्टार्टअप्स को कर लाभ देने के साथ मेरा यह प्रस्ताव आत्मनिर्भर भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है। कारोबारी व्यय के रूप में स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर के संबंध में स्पष्टीकरण। आयकर कारोबारी आय की संगणना के लिए एक स्वीकार्य व्यय नहीं है। इसमें कर के साथ साथ अधिभार भी शामिल है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर विनिर्दिष्ट शासकीय कल्याणकारी कार्यक्रमों के निधियन के लिए करदाता पर एक अतिरिक्त अधिभार के रूप में अधिरोपित किया जाता है, परंतु कुछ न्यायालयों ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर को कारोबारी व्यय के रूप में स्वीकृत किया है, जो विधायी अभिप्राय के विरुद्ध है। विधायी अभिप्राय दोहराने के लिए मैं यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव करते हूं कि आय और मुनाफे पर किसी भी अधिभार या उपकर को कारोबारी व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। कर वंचन की रोकथाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में तलाशी कार्यों में पता लगे अप्रकट आय के संबंध में हानि को आगे ले जाकर संबंधित करने के संबंध में अस्पष्टता है। ये पाया गया है कि अनेक मामलों में जिनमें अप्रकट आमदनी या बिक्री को छिपाने आदि का पता लगता है, तो हानि के प्रति समंजन करने के भुगतान से बचा जाता है। निश्चितता लाने और कर वंचनों में निवारक भय बढ़ाने के लिए मैं ये उपबंध करने का प्रस्ताव करती हूँ कि तलाशी एवं सर्वेक्षण कार्रवाइयों के दौरान पता लगे अप्रकट आय के संबंध में किसी भी प्रकार की हानि के प्रति समंजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये देखा गया है कि कारोबार को बढ़ावा देने की कार्य नीति के रूप में कारोबारी प्रतिष्ठानों में अपने एजेंटों को हित लाभ देने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे हित लाभ एजेंटों के हाथों में कर योग्य होते हैं। ऐसे अंतरणों का पता ठिकाना रखने के लिए
मैं हित लाभ देने वाले व्यक्ति द्वारा कर कटौती के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव करती हूँ, बशर्ते वित्त वर्ष में ऐसे हित लाभों का कुल मूल्य 20,000 रुपए से अधिक ना हो। कुछ अन्य बदलाव भी किए जा रहे हैं जिनके ब्यौरे वित्त विधेयक में दिए गए हैं। अब आती हूँ अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी में बहुत ही ऐतिहासिक सुधार हुआ है। और ये भारत की आज़ादी के बाद में एक ऐतिहासिक सुधार रहा है। बहुत सारी चुनौतियां थी। इन चुनौतियों ने जीएसटी परिषद के मार्गदर्शन एवं निरीक्षण में अत्यंत कुशलतापूर्वक एवं सावधानीपूर्ण पार किया है। अब हम पूरी तरह आईटी चालित और प्रगतिशील जीएसटी व्यवस्था के लिए गौरव का अनुभव करते हैं। इस व्यवस्था में एक बाजार एक कर के भारत के संजोए सपने को साकार किया है। अभी कुछ चुनौतियां शेष हैं और हम आने वाले वर्ष में उनका निवारण करने की उम्मीद करते हैं। सुविधा उपलब्ध कराने और प्रवर्तन के बीच सही संतुलन ने उल्लेखनीय रूप से बेहतर अनुपालन संभव किया है। महामारी के बावजूद जीएसटी राजस्व में उछाल है। ये मेरे भाषण का भाग नहीं है जो आज सुबह ही पता चला है। यह सबके ज्ञान के लिए बताना चाहूँगी। मैं इस सभा के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि सकल जीएसटी संग्रहण जनवरी 2022 के लिए 1.40 लाख करोड़ रहा है, जो अधिकतम है अब तक का जीएसटी के लागू होने के बाद में ये सबसे ज्यादा रहा है। ये संभव हुआ है क्योंकि हमारी तेजी से अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। कोविड के बाद में ये संभव हुआ है क्योंकि हमारी बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था चल रही है कोविड के बाद में, और बहुत ही बेहतर प्रशासन हमारा रहा है। केंद्र और राज्यों के द्वारा बेहतर कर प्रशासन के कारण संभव हो पाया है, और इसके लिए जो करदाता है उसके लिए बहुत अच्छा उन्होंने योगदान दिया है। SEZ पर आती हूँ मैं। अपने भाषण के भाग क में मैंने विशेष आर्थिक जोन में प्रस्तावित सुधारों की बात कही है। साथ ही साथ हम विशेष आर्थिक जोन के सीमा शुल्क प्रशासन में भी सुधार करेंगे, और अब से ये पूरी तरह आईटी चालित होगा और बेहतर सुविधा दिए जाने के साथ साथ और जोखिम आधारित जांच के साथ सीमा शुल्क के राष्ट्रीय पोर्टल पर कार्य करेगा। इससे विशेष आर्थिक जोन इकाइयों द्वारा कारोबार करने में सहजता आएगी, और ये सुधार 30 सितंबर 2022 से क्रियान्वित किया जाएगा। सीमा शुल्क सुधार एवं शुल्क दर में परिवर्तन। सीमा शुल्क प्रशासन ने कालांतर में उदारीकृत प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के समावेशन के माध्यम से अपने आप को नए रूप से प्रस्तुत किया गया है। फेसलेस सीमा शुल्क पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान सीमा शुल्क संगठनों ने चपलता और संकल्प प्रदर्शित करते हुए सभी मुश्किलों के प्रति असाधारण फ्रंटलाइन कार्य किया है। सीमा शुल्क सुधार ने घरेलू क्षमता निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को समान अवसर मुहैया किया है। कच्चे माल की आपूर्ति की कठिनाइयों को आसान किया है। कारोबार करने की सहजता को बढ़ाया है, और अन्य नीतिगत पहल जैसे कि PLI और चरणबद्ध विनिर्माण योजनाओं के लिए सुविधा प्रदाता बनाया है। सीमा शुल्क के संबंध में मेरे प्रस्ताव उद्देश्य के अनुरूप हैं। इससे रोजगार बढ़ेगा और बेहतर आर्थिक स्थितियां बनेंगी। पिछले विभिन्न जो क्षेत्र हैं राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति के लिए विद्युत उर्वरक
कपड़ा, चमड़ा, फुटवेयर, फूड प्रोसेसिंग में पूंजीगत वस्तुओं के लिए कई शुल्कगत छूट दी गई है। कुछ मामलों में ये छूट 3 दशकों से अधिक समय तक दी गई है। इन छूटों ने घरेलू पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के विकास को बाधित किया है। इसी तरह परियोजनागत आयात शुल्क रियायतों ने कोयला खनन परियोजनाओं, विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण परियोजनाओं, रेल एवं मेट्रो परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादों के लेवल प्लेइंग फील्ड से भी वंचित किया गया है। हमारे अनुभव से यह संकेत मिलता है कि तर्कसंगत प्रशुल्क अनिवार्य आयातों की लागत पर खासकर असर डाले गए घरेलू और उद्योग और मेक इन इंडिया के विकास के अनुरूप हैं। तदनुसार पूंजीगत वस्तुओं परियोजनागत आयातों में रियायती दरों के क्रमिक रूप से हटाने और 7.5% का साधारण प्रशुल्क अधिरोपित करने का प्रस्ताव है। ये उन्नत मशीनरों के लिए कतिपय छूट बनी रहेगी जिनका देश के भीतर ही विनिर्माण किया जाता है। पिछले 2 बजटों में हमने सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाया है। हमने एक बार फिर व्यापक विचार विमर्श किया है जिसमें क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से किया गया विमर्श भी शामिल है। इन विमर्शों के परिणाम स्वरूप 350 से अधिक छूट प्रविष्टियों को धीरे धीरे हटाए जाने का प्रस्ताव है। इनमें कतिपय कृषि उत्पाद, रसायन, वस्त्र, मेडिकल उपकरण और ड्रग्स एवं औषधियां शामिल हैं जिनके लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता मौजूद है। आगे एक सरलीकरण उपाय के रूप में कई रियायती दरें इन्हें विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से विहित करने के बजाय सीमा प्रशुल्क अनुसूची में ही समाविष्ट की जा रही हैं। इस व्यापक समीक्षा से सीमा शुल्क दर और प्रशुल्क संरचना विशेषकर रसायन, कपड़ा और धातु जैसे क्षेत्रों के लिए सरल हो जाएगी और विवाद कम से कम होगा। जो वस्तुएं भारत में विनिर्मित नहीं की जाती हैं या की जा सकती हैं, उनके लिए छूट हटाने से और अधिनिर्मित उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर रियायती शुल्क लगाने में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे लक्ष्य को हासिल करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। हम आती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स पर। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तेजी से बढ़ रहा है। श्रेणीबद्ध दर संरचना मुहैया कराने के लिए सीमा शुल्क की दरों में आंशिक संशोधन किया जा रहा है ताकि पहनने योग्य उपकरणों, श्रवण उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटरों को घरेलू विनिर्माण की सहूलियत दी जा सके। मोबाइल फोन चार्जरों के ट्रांसफार्मर और मोबाइल कैमरा मॉड्यूल के कैमरा लेंस और कतिपय अन्य वस्तुओं के कलपुर्जों के लिए शुल्क में रियायतें दी जा रही हैं। इनमें से अधिक बढ़ोतरी वाली इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण घरेलू विनिर्माण संभव हो पाएगा। रत्न और आभूषण पर आती हूँ। रत्न एवं आभूषण को बढ़ावा देने के लिए काटे गए एवं तराशे गए हीरे एवं रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क 5% किया जा रहा है। सिर्फ काटे गए हीरों पर शुल्क 0 लगेगा। ई कॉमर्स के माध्यम से आभूषण के निर्यात की सुविधा प्रदान करने के लिए एक सरल विनियामक फ्रेमवर्क इस साल के जून तक क्रियान्वित किया जाएगा। अल्प मूल्यांकित इमिटेशन आभूषण के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इमिटेशन आभूषण पर सीमा शुल्क को इस तरह निर्धारित किया जा रहा है कि इसके निर्यात पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलोग्राम शुल्क अदा किया जाए। कतिपय अत्यंत महत्वपूर्ण रसायन नामतः मेथेनॉल, एसिटिक एसिड और पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए हैवी फीड स्टॉक पर सीमा शुल्क कम किया जा रहा है, जबकि सोडियम साइनाइड पर शुल्क बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसके लिए पर्याप्त घरेलू क्षमता मौजूद है। इन बदलावों से घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने में मिलेगी। एमएसएमई पर आती हूँ। छातों पर शुल्क बढ़ाकर 20% किया जा रहा है। छातों के कल पुर्जों की छूट वापस ली जा रही है। कृषि क्षेत्र के लिए भी उन औजारों और साधनों पर छूट को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है जो भारत में विनिर्मित की जाती हैं। पिछले वर्ष इस्पात स्क्रैप को दी गई सीमा शुल्क को एक और वर्ष के लिए दी जा रही है ताकि एमएसएमई के द्वितीयक इस्पात उत्पादों को राहत मिल सके। स्टेनलेस स्टील और
कोटेड स्टील फ्लैट उत्पादों, मिश्रित इस्पात की छड़ और हाई स्पीड स्टील पर कतिपय डंपिंग रोधी और सीवीडी को धातुओं की मौजूद उच्च कीमत को देखते हुए व्यापक लोकहित में समाप्त किया जा रहा है। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए वस्तुओं जैसे सजावटी सामान, ट्रिमिंग, फास्टनर्स, बटन, जिपर, लाइनिंग सामग्री, विनिर्देश चमड़ा, फर्नीचर फिटिंग्स और पैकेजिंग बॉक्स, जिनकी हस्तशिल्प कपड़े और चर्म परिधानों, लेदर, फुटवियर और अन्य वस्तुओं के वास्तविक निर्यातकों को जरूरत पड़ सकती है, पर छूट दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, झींगी जलीय खेती के लिए अपेक्षित कतिपय निविष्टियों पर शुल्क घटाया जा रहा है ताकि इसमें निर्यात को बढ़ाया जा सके। ईंधन का सम्मिश्रण इस सरकार की एक प्राथमिकता है। ईंधन के सम्मिश्रण के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए असम्मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 से ₹2 प्रति लीटर का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा। शुल्क दरों, सीमा शुल्क, प्रशुल्क और सीमा शुल्क कानून में कुछ अन्य बदलाव किए जा रहे हैं जिनके बारे में वित्त विधेयक में दिए गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये बजट इस सभा को समर्पित करते हूँ। आइटम नंबर 2, मत संख्या 2, निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, और आपकी अनुमति से मैं सभा पटल पर निम्नलिखित तो वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन FRBM के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूँ। एक वक्तव्य है, एक लघु फ्रेमवर्क के बारे में, फ्रेमवर्क के संबंधित sir, item number मत संख्या 3, वित्तीय विधेयक। आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करती हूँ कि इस वित्त विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए। एक ही वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी, वित्त विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. मैं विधेयक पुनर्स्थापित करती हूँ। सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 2 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।